तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे ज्ञान सीरीज में स्वागत है। आप सभी जानते हैं दिस वेबिनार इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। और आज का हमारा विषय है मनी लॉन्ड्रिंग। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सीए सुरेंद्र मेहता जी, नेशनल सेक्रेटरी इब्जा। हम एक छोटा सा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद मेहता जी कंटिन्यू करेंगे सर। उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है। पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला, 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। थैंक यू शिवा। सो आई रिक्वेस्ट टू सर, यू कैन कंटिन्यू सेशन। नमस्ते आप सभी लोगों को। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, ऑडिबल। आप सभी लोगों को नमस्ते। और आज का हमारा जो सेशन है वो वापस एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। तो मैंने 2-3 सेशन पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के किए हैं। हम लोग ये सेशन एक बार वापस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कर रहे हैं। और यदि आई वुड बी हैप्पी टू टेक, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सवालों का आंसर देना चाहूँगा। और उसके ऊपर मैं ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा आज आंसर ज़्यादा देना चाहूँगा और अपनी स्पीच को थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग 2020 में ही आ गया था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग आने के बाद में भी उसके बारे में कोई भी डीजी ऑडिट जो होता है उसके द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई थी। तो वो गाइडलाइन सबसे पहले 4 मई 2023 को जारी हुई। 4 मई 2023 को जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीआईसी के, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि ज्वेलर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रहेगी, क्या कर सकते हैं हम, और किस प्रकार से उनको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किस प्रकार से उनको अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर एक गाइडलाइंस जारी की गई। तो जो ये गाइडलाइंस जारी की गई, उस गाइडलाइंस के बारे में ही मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वही लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग वो सारे लोग करते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, उनके लिए भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून एप्लीकेबल होता है। अब आपको करना क्या है? आप ज्वेलर्स को, सरकार क्या अपेक्षा करती है ज्वेलर से? सबसे पहले तो सरकार का ये कहना है कि हर एक ज्वेलर, चाहे आपका टर्नओवर 2 लाख रुपए में है या 200 करोड़ है या 2000 करोड़ है या 20,000 करोड़ है या 2 लाख करोड़ है, आप छोटे से छोटा ज्वेलर हो या बड़े से बड़ा ज्वेलर हो, सभी लोग मनी लॉन्ड्रिंग के कायदे के दायरे में आते हैं। तो कोई छोटा ज्वेलर ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो ये मालूम नहीं है। बिल्कुल वो उसके बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में रहेगा।
जो सरकार ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून वो कानून है उस जिसमें कि जो ज्वेलर होगा उसे एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अब क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, तो उसे ये देखना होगा कि वो जो भी कैश में माल बेचता है, ये पूरा कानून सिर्फ कैश सेल्स, कैश परचेज, कैश ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो जो भी कैश ट्रांजैक्शन करता है, चाहे कैश सेल्स करे चाहे कैश परचेज करे, यदि वो किसी एक व्यक्ति से एक महीने में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है, तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून एप्लीकेबल होता है। एक व्यक्ति से एक महीने में एक बार में या मल्टीपल टाइम्स में 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून एप्लीकेबल होता है। तो सरकार ने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसको कैश में माल बेचा, वो 11 लाख का था, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ गया। आपने उसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से इन मल्टीपल 2-2 लाख के नीचे के 1.5-1.5 लाख के, मान लीजिए आपने उसके साथ में 8 ट्रांजैक्शन कर लिए, तो 12 लाख हो गया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कायदे में आ गया। एक महीने में ये होना चाहिए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ गया। मतलब एक बार में 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल टाइम्स मिलके 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग में ये एप्लीकेबल होता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इसके लिए ज्वेलर्स को क्या करना होगा। ज्वेलर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि उसने किसको माल बेचा है, और साथ ही साथ उसका केवाईसी लेना होगा। अब वो केवाईसी क्या है, केवाईसी के रूप में आप उसका पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं। आपको एक फोटो आइडेंटिटी लेना है और एक एड्रेस आइडेंटिटी लेना है। यदि आप फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस आइडेंटिटी दोनों आधार कार्ड में दोनों होते हैं, यदि आप वो ले लेते हैं तो वो बहुत हो गया। अगर आप सिर्फ पैन कार्ड लेते हैं तो पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, तो आपको एड्रेस वाला कोई ना कोई प्रूफ भी साथ में उस व्यक्ति से लेना है, उसे कैश में माल बेच दे सकते। अब ये कैसे पता चले कि मान लीजिए आपके पास आज कोई कस्टमर आया, उसने आपसे 1.5 लाख का कैश में माल खरीदा, तो आप इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक वो तो 2 लाख के अंदर है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इनकम टैक्स का जो कानून है वो 2 लाख रुपए तक तो आप कैश में बेच सकते हैं, और 2 लाख के ऊपर आपको पैन कार्ड लेना है। तो बिल्कुल आप इनकम टैक्स के कानून को यहाँ पर अलग रखें और ये कानून को सिर्फ समझें। यदि वो व्यक्ति 1.5 लाख का सामान भी लेके जाता है, तो हो सकता है कि वो बाद में इसी महीने में आपसे 10 लाख का सामान पूरा कर लेगा या 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर देगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आप आ जाएंगे। तो आपको सरकार ने ये कहा कि हर ज्वेलर को जब भी वो किसी को कैश में माल बेचते हैं 50,000 रुपए के ऊपर, तो एक आधार कार्ड या उसका कोई एक एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ लेके रखे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 99% ज्वेलर्स ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये B2C के लिए एप्लीकेबल है, B2B के लिए एप्लीकेबल ही नहीं। इसलिए आप B2B तो छोड़ ही दीजिए, और B2B में कैश होता भी नहीं। पूरा ट्रांजैक्शन B2C के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है, यदि आप ज्वेलर हैं तो आपको, जब आप 50,000 रुपए से ऊपर किसी को कैश में माल बेचते हैं, तो आपको या उसके साथ कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको उसका आधार कार्ड लेना है। जैसे ही ये 2 लाख के ऊपर जाता है तो आप उसका पैन कार्ड भी ले। तो आप जब, और उसके इनवॉइस के साथ वो लगा के रखिए, ताकि आपको कभी भी यदि कस्टम CBIC वाले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम वाले, यदि आपके पास आते हैं और आपको पूछते हैं कि क्या आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, तो आप उनको वो रिकॉर्ड बता सकते हैं कि हाँ, हमने जब भी कैश में माल बेचा है तो हमने जो भी ग्राहक है उससे KYC ली। लेकिन मान लीजिए ये आपने KYC तो ले ली, लेकिन यदि ये ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर चला गया एक व्यक्ति से, एक महीने में एक बार में या श्रृंखलाबद्ध तरीके से 10 लाख के ऊपर चला गया, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करनी पड़ेगी।
अब ये जो पूरा मसला है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस मसले के लिए सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को कांटेक्ट किया और सरकार को कहा कि इतने सारे ज्वेलर, 2-3 लाख ज्वेलर हैं या छोटे छोटे ज्वेलर हैं, वो किस तरह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी इत्तला करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो हुआ ये कि सरकार ने कहा ठीक है, ये तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि 2-3 लाख ज्वेलर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार ने कहा कि एक नया नोटिफिकेशन वो लेकर आए, नया सर्कुलर लेकर आए। उसमें उन्होंने ज्वेलर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो ज्वेलर जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, एक वो ज्वेलर जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है। तो जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना होगा, और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है उनको किसी एसोसिएशन का सदस्य बनना होगा, और वो एसोसिएशन अपना एक नुमाइंदा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में रजिस्टर करेगी, जिसका नाम नोडल ऑफिसर होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं। सो 2 चीजें हैं, यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है सालाना, तो आपको खुद को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। और यदि आपके पास इस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा कैश में होता है, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को उस नोडल ऑफिसर द्वारा करनी पड़ेगी। यदि आप 500 करोड़ के नीचे का टर्नओवर रखते हैं, तो आपको यदि 10 लाख के ऊपर आप कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं किसी एक व्यक्ति से एक महीने में या श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो आपको आपके एसोसिएशन के नोडल ऑफिसर को बताना होगा कि ये फलाना फलाना व्यक्ति ने हमारे साथ में इस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया है, और उस नोडल ऑफिसर का ये काम है कि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी इत्तला करने में आपकी मदद करेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैंने बहुत सारे वेबिनार किए हैं, बहुत सारे सेमिनार किए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लेकिन ये वेबिनार और सेमिनार करने से मुझे ये पता चला कि जितने बड़े बुलियन के व्यापारी हैं या जितने बड़े ज्वेलर्स हैं, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, उन्होंने तो मनी लॉन्ड्रिंग में नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया है, नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, उन लोगों ने ना तो वो किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं, यदि वो किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं भी, तो उस एसोसिएशन ने नोडल ऑफिसर ही नहीं बनाया, तो वो अपना रिपोर्टिंग कैसे करें। तो यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो कृपया ध्यान रखें कि इसका जिम्मेदार ज्वेलर है, बल्कि वो एसोसिएशन नहीं है। क्योंकि आप जिस एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो एसोसिएशन के लिए जरूरी है कि वो वहां पर रजिस्ट्रेशन कराए। यदि आप इब्जा के मेंबर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस इब्जा में मैं नोडल ऑफिसर हूं, या और आपका टर्नओवर यदि 500 करोड़ के नीचे है और आप इब्जा के मेंबर है, तो उसका मैं नोडल ऑफिसर हूं, तो आप मुझे इत्तला कर सकते हैं यदि कोई भी 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन होता है एक महीने में एक बार, एक व्यक्ति से एक बार में या श्रृंखलाबद्ध। लेकिन मैंने अभी बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के सेमिनार किए, तो मैंने देखा कि लोग अपने लोकल एसोसिएशन के मेंबर तो जरूर हैं, लेकिन उस लोकल एसोसिएशन ने अपना नोडल ऑफिसर बनाया ही नहीं है। उस एसोसिएशन ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। उनके पास उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, ना उन्होंने कोई नोडल ऑफिसर बनाया है। तो सारे ज्वेलरों को मेरी ये चेतावनी है कि आप कृपया ये ध्यान रखें कि आप या तो किसी ऐसे संस्था के सदस्य बन जाइए जिसने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हो। आप इब्जा के सदस्य बन सकते हैं, और इब्जा के सदस्य यदि बनना हो तो आप हमारी ऑफिस में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, यदि आपके पास कोई व्यक्ति माल खरीदने आता है या माल बेचने आता है, और आपको लगता है कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है, सस्पिशियस आदमी है, मान लीजिए अचानक से आपके पास एक आदमी आ गया और उसने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ का सोना है या 50 लाख का सोना है,
और मैं बेचना चाहता हूँ, तो आप नॉर्मली मैंने देखा जब ज्वेलर को कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो ज्वेलर उसके साथ व्यवहार नहीं करते। लेकिन सरकार ये कहती है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है वो ये कहता है कि वो संदिग्ध व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस किया हो या ना किया हो, ये आपकी जवाबदारी है कि आप इसकी भी रिपोर्टिंग करें। आप कह सकते हैं कि फलाना फलाना आदमी मेरे पास आया था, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसके बारे में, लेकिन उसने मुझे पेशकश की थी कि मैं सोना बेचना चाहता हूँ या इतना बड़ा सोना कैश में खरीदना चाहता हूँ। अब ये जो एक व्यक्ति का जो लिमिट है, एक व्यक्ति द्वारा 10 लाख रुपए का माल खरीदना या बेचना, तो इसमें पूरी फैमिली भी शामिल होती है। यदि आपके पास फैमिली का एक व्यक्ति एक बार में आता है, फिर उसका बेटा आ गया, फिर बेटे की वाइफ आ गई, फिर उसकी खुद की वाइफ आ गई, या उसी फैमिली में से लोग आते हैं बार बार, और हर एक व्यक्ति में उस फैमिली का मिला के एक बार में टोटल 10 लाख से ज्यादा होता है, तो भी आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये रिपोर्टिंग करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ज्वेलर के पास लोग सोना खरीदने आते हैं, सोना बेचने के लिए आते हैं। तो मैंने नॉर्मल ये देखा है, और बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी ऐसी राय देते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि मान लीजिए आपके पास कोई 5 लाख का सोना बेचने को आया और सामने 6 लाख का सोना खरीद कर लेकर गया। तो आप लोग क्या करते हैं, सारे ज्वेलर 1 लाख रुपए का नेट उससे कैश ले लेते हैं या चेक ले लेते हैं और पूरा ट्रांजैक्शन को स्क्वायर अप कर देते हैं। 1 लाख का आप कैश ले लेते हैं, चेक तो चेक के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और पूरा ट्रांजैक्शन को स्क्वायर अप कर देते हैं और कहते हैं कि ये ना तो इनकम टैक्स के दायरे में आया 2 लाख के, और न ही ये मनी लॉन्ड्रिंग के 10 लाख के दायरे में आया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इनकम टैक्स के दायरे में भी है, क्योंकि वो आदमी आपसे 5 लाख का माल बेच के जा रहा है और 6 लाख का माल खरीद के जा रहा है, तो जो नेट इफेक्ट है वो 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। इसलिए आपको वहां पर कैश लेना ही नहीं है। अगर आप कैश लेते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, कभी इनकम टैक्स में आप पकड़े गए तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपया उसमें एडिशन हो जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग में तो ये बिल्कुल ही परमिटेड नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ऊपर हो गया, क्योंकि उसने कैश लिया भी नहीं है, कैश बेचा भी नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये एक कैश ट्रांजैक्शन, और आप सिर्फ 1 लाख का ट्रांजैक्शन उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 11 लाख रुपए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इन चीजों का यदि आप ध्यान नहीं रखते तो आप किसी के ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। ये अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यदि आप किसी का काला धन सफेद में परिवर्तन करने के लिए, तो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप आपके ऑफिस को जब यूज करते हैं तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे अगले ने 5 लाख का माल बेचा और 6 लाख का माल खरीदा, आपने उससे 1 लाख रुपया कैश ले लिया, आपने वो भले 5 लाख का बिल अलग बनाया हो, 6 लाख का अलग बनाया हो, कई लोग तो बिल बनाते ही नहीं है, सिर्फ 1 लाख का बिल बनाते हैं, उसके ऊपर सिर्फ 3,000 रुपया जीएसटी भर दिया, तो ये पूरा गलत मेथड है, पूरा गलत ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में आएगा। ये मैं 5 लाख 6 लाख का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोच लीजिए कोई आपके पास 1 करोड़ का सोना बेचने आ गया और 1 करोड़ 1 लाख का सोना खरीद कर लेकर गया, तो क्या आप उसको सिर्फ 1 लाख रुपए का उससे बिल, 1 लाख रुपए के ऊपर ही आप टैक्स भरेंगे या 1 लाख का ही बिल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, ये संदिग्ध सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, और इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की आपको बाकायदा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आया है जो हमारे पास में 1 करोड़ का माल बेच गया है और 1 करोड़ 1 लाख का माल खरीद गया है। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन की आपको रिकॉर्डिंग करना आवश्यक है आपको, और वो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजना पड़ेगा। जितने भी नोडल ऑफिसर होते हैं उनके मोबाइल के ऊपर एक ऐप दिया जाता है, वो ऐप वो डाउनलोड करते हैं, और उस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है, हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इस कानून को आए हुए करीबन 1.5 साल की लगभग 1 साल हो चुका है। मुझे आज तक किसी भी इब्जा के मेंबर ने कोई भी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे कहा नहीं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य है, और सरकार भी आश्चर्य कर रही होगी कि क्या इब्जा के किसी भी मेंबर का कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन आज तक नहीं हुआ।
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जितने भी बड़े बुलियन डीलर्स, जितने भी बड़े व्यापारी हैं, बुलियन डीलर्स हैं, वो तो आज तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के आने के बाद में कोई किसी भी प्रकार का वो कैश ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है। न तो वो नॉन जीएसटी होल्डर के साथ में व्यवहार करते हैं, और न ही ऐसा कोई काम करते हैं कि जिससे उनको किसी प्रकार की, जिससे, हेलो, जिससे उनको किसी प्रकार की रिपोर्टिंग करनी पड़े। यदि आप किसी बड़े बुलियन डीलर के पास जाएंगे तो वो बुलियन डीलर साफ साफ मना कर देता है कि मैं, यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं आपके साथ बिजनेस ही नहीं करूँ। जो बॉम्बे में, मैं किसी बुलियन डीलर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी बड़े बुलियन डीलर हैं वो बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो ये चीजों का ज्वेलर को ध्यान रखना है कि ज्वेलर को किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ नहीं बिजनेस करना है। आपने बहुत सारे लोगों ने बड़े बुलियन डीलर के साथ आप जब काम करते हैं तो वो लोग आपको एक केवाईसी का फॉर्म देते हैं कि आप केवाईसी भर के दीजिए तो ही हम आपके साथ व्यवहार करेंगे, वरना हम व्यवहार नहीं करेंगे। वो सारा रिकॉर्ड लेते हैं, आपका पैन कार्ड लेते हैं, आपके आपका जीएसटी सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर ही आपके साथ व्यवहार करते हैं। वैसे ही जब आप रिटेल बिजनेस करते हैं, आप जब रिटेल का बिजनेस करते हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप उस, जो भी आपका कस्टमर है, आप उसको जब भी 50,000 के ऊपर कैश में माल बेचें तो आप उसका उसका आधार कार्ड उससे लीजिए। 2 लाख के ऊपर बेचे तो उसका पैन कार्ड लीजिए, और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो 10 लाख के ऊपर आए। लेकिन आपको जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो 50,000 से ही शुरू हो जाता है। आपको ये लेना है और अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना। डायमंड मार्केट के अंदर जो मेरी जानकारी है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने कई फर्मों को नोटिस भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और उनकी ऑडिट शुरू होने वाली है। कुछ लोगों की तो ऑडिट शुरू हो गई है। ये अभी तक गोल्ड मार्केट में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द गोल्ड मार्केट के अंदर भी आप कई ज्वेलरों को नोटिस आएगा और उसकी ऑडिट होगी। और ये ऑडिट डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। मतलब ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। इस इश्यू को हमारे सारे ज्वेलर भाइयों को समझना होगा। यदि हम नहीं समझेंगे, यदि हम नहीं रिपोर्ट करेंगे, यदि हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे, मेरे ख्याल से यदि हमारे देश में 2 लाख ज्वेलर है तो मुझे नहीं लगता कि 300 ज्वेलर के ऊपर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा। यदि ये हम नहीं करते तो होगा क्या, सरकार क्या करेगी? सरकार ने आपको वक्त दिया, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का सरकार वक्त दे देगी। उसके बाद सरकार कहेगी कि आप लोग कंप्लाइंट नहीं हो, आप लोग कंप्लायंस को नहीं करते, ना तो आप एफआईयू में रजिस्टर करते हैं, ना आप हमें कैश ट्रांजैक्शन, 10 लाख के ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आपका कैश सेल का ही सिस्टम बंद कर दें। ये हो सकता है, कृपया ध्यान रखिए, क्योंकि हम इंडस्ट्री में सरकार के कानून को नहीं मान रहे हैं तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। और वो सख्त कदम ये हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि आप कैश में माल ही नहीं बेच, या आप कैश में 50,000 के ऊपर माल ही नहीं बेच, तो आप क्या करें? ये पॉसिबल है, और इस चीज का ध्यान रखें। और जिस प्रकार से हम लोग नॉन कंप्लाइंट है, हम लोग किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी इंडस्ट्री के जो रिटेल ज्वेलर्स हैं, जो मानते नहीं है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनके पास में, जिनको इस किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है, वो पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ में डालने वाले हैं। क्योंकि सरकार के पास फिर कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि सरकार 2 लाख लोगों की ऑडिट तो नहीं करवा सकती, 2 लाख लोगों को पेनल्टी नहीं लगा सकती। तो फिर सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये जरूर कर सकती है कि सरकार ये कह दे, हो सकता है अगले बजट में कह दे कि भाई आप 50,000 के ऊपर कैश में माल ही नहीं बेच सकते, या उसके अगले बजट में कह दे। कब कहेगी ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। मैं और भी डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन यदि आप पूछे 1 बाय 1 करके तो वो ज्यादा बेटर होगा। शिवा, मेरे स्क्रीन पे दूसरे लोगों के फोटो नहीं दिख रहे हैं, तो जरा जरा यहाँ पे आके उसको ठीक करो जरा। जी सर, जी सर। किसी के भी क्वेश्चन हो तो मैं वो क्वेश्चन लेना चाहूंगा, प्लीज।
किसी का कोई सवाल है, आप हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट कर देंगे। चंद्र श्रीनिवासन राव जी, पूछिए आपका क्वेश्चन। सब ये सब नमस्कार सब। नमस्ते सुरेंद्र सर, नमस्ते। ये अच्छा होता सब, ये बजट में बंदी कर दिए तो अच्छा है सब। नहीं सर, वो आपका ये आप तो सरपोट ही ज्यादा है। आप ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग रिटेल का बिजनेस करते हैं और जो हम्म छोटा छोटा सा गांव सिटी है, तो हम्म। उनके लिए कैसा उनके लिए हाँ, उन बड़ा। लोगों को प्रॉब्लम है, उन लोगों को प्रॉब्लम है। हाँ। करेक्ट, करेक्ट है। हम्म। तो अभी ये वो एसोसिएशन वाला अपना सिकंदराबाद का एक एसोसिएशन है साहब। आपसे आप अफिलिएटेड हो सकते हैं उसमें। सर हम आप एफिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन फिर वो एफिलेशन में क्या होगा कि वो मेंबर सोचेगा कि मैं तो एफिलेटेड हूं तो मेरा तो फंडामेंटल राइट ही है कि मैं तो कुछ भी करूंगा, लेकिन वो क्या होता है, वो कंप्लाइंट होना ही नहीं चाहता। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। हम्म। तो और हमारे लिए ये समझो आपके एसोसिएशन में 300 मेंबर है, तो वो 300 मेंबर को फॉर अ फॉर फॉर अ one association to handle members of so many other association becomes almost impossible. So ओके my suggestion is, if individually people can become member of our association, then we also know that we have to handle only so many people. Otherwise we even don't know, because आज आपके पास 300 मेंबर है, कल 310 हो गए, 20 हो गए, तो सडनली वन फाइन डे somebody स्कॉट, तो वो बोलेगा सर मैं तो इब्जा से एफिलेटेड हूँ, इट वाज इब्जाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके तो ओके गलत हो जाएगा। ओके सर। हमें भी पता होना चाहिए कि हम किनके लिए नोडल ऑफिसर बन के बैठे हैं, ओके वरना हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ किशोर हाँ जी बोलिए। पूछिए। अच्छा सर, एक आपने बताया था कि सस्पिशियस पीपल का हमें रिपोर्ट करना है हम्म। अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो भी। हाँ जी। हाँ, तो फिर उसमें हम कैसे अपडेट करें, क्योंकि वो तो हम तो उसको पहचानते भी नहीं है और कोई आइडेंटिटी भी नहीं है हमारे पास उसकी। नहीं, आपकी बात राइट है। तो आप ये कम से कम देखिए, हर हर ज्वेलर के पास में एक कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, उसके हाँ। दुकान में। तो आप कम से कम वो रिकॉर्डिंग के बेस पे बोल सकते हैं कि भाई हमने एक रिकॉर्डिंग की है जिसके अंदर ये फला कोई एक व्यक्ति हमारे दुकान में आके हमसे ये पूछ के गया है कि ये सोना मुझे बेचना है या खरीदना है। उसने मेरे साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। कम से कम आप इतना इतला कर सकते हैं सरकार को। सर क्वेश्चन ये है कि हम सस्पिशियस छोड़िए, हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्टिंग नहीं कर। ओके। ओके, थैंक यू सर ये सर। बहुत सीरियस इश्यू है, और डायमंड मार्केट में ऑलरेडी इसका ऑडिट चालू हो चुका है। और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लाइंट नहीं होते हैं तो उनके पास में अनलिमिटेड पावर्स है पेनल्टी लगाने के। और यदि आप डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको अनलिमिटेड पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन के पावर है। ये जो पूरा मैटर है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर में आता है। आप लोग रोज पेपर में पढ़ते होंगे, ईडी ने इसको पकड़ा, उसको पकड़ा। अब ये पकड़ा कैसे जाता है सर? देखिए, 2 लाख ज्वेलर के इधर सर किसी के पास जाना संभव नहीं है, लेकिन पकड़ा कैसे जाता है आदमी, मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर कोई पर्टिकुलर आदमी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, या जीएसटी की रेड हो गई, या ईडी की रेड हो गई। वहां से समझ लीजिए 5-10 किलो सोना निकल गया, और उसने ये कबूल कर लिया कि मैंने ये सोना फलाना फलाना ज्वेलर से लिया। तो डेफिनेटली वो लोग आपके पास आएंगे, उस ज्वेलर के पास जाएंगे। और यदि वो ज्वेलर ये बता दे कि सर ये मुझे पता नहीं है कौन आदमी है, क्या आदमी है, लेकिन मेरा मेरा रिकॉर्ड पक्का है, मैं सबका केवाईसी लेकर ही काम करता हूँ, तो आप उसमें छूट सकते हैं। वरना आपको कोई छोड़ेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते हो। अभी आज आज ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यहाँ बॉम्बे के न्यूज़पेपर में है, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई 1100 करोड़ रुपए का पॉन्जी स्कीम चलाया। और उसमें उस पॉन्जी स्कीम में उसने जो पैसा पूरा हवाला के जरिए ट्रांसफर किया है, और वो पूरा उसमें किसी ज्वेलर का इस्तेमाल हुआ। अब वो ज्वेलर तो उसका मरना निश्चित है, क्योंकि उस ज्वेलर तक वो लोग पहुंचेंगे।
लेकिन यदि वो ज्वेलर ये बता दे कि भाई मैंने तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, मुझे तो पता ही नहीं है कि अगला आदमी क्या कर रहा है, तो वो बचेगा, वरना वो बचेगा कैसे? एनी अदर पर्सन कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, किशोर भाई बोल रहा हूँ जामनगर हाँ से। हाँ, बोलिए किशोर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 500 करोड़ से नीचे कोई टर्नओवर में आता है हाँ। कि सर कोई खोटा छोटा ज्वेलर है और 500 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, वो कोई एसोसिएशन से भी मेंबर नहीं है हम्म। और हमारे नेशनल लेवल के एसोसिएशन में भी मेंबर नहीं है, तो हम्म। उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो सकती है ईडी की ओर से? सर, अगर आप उसके वो कहीं पर भी पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई में उसको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आ, उसको आ, उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको जेल हो सकता है, और ये सब अनलिमिटेड होता है। ये आप समझ अच्छा। लीजिए, ये सब ऐसा है कि कोई आपको छुड़ाने के लिए भी आपको 6-6 महीना लग जाए। ओ। ये जो ईडी की, क्योंकि ये सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई होती है। सी, एक आप ऑडिट के समय पकड़े गए कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे, लेकिन अच्छा। यदि आप यदि किसी व्यक्ति के इधर से कुछ पकड़ा गया और उसने ये बोल दिया कि मैंने इनके इधर से ये लिया था, और आपके पास फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो आप 6-8 महीना तक नहीं छूटे। अच्छा। ये ऐसा ही, मैं आपको बता दूं, अभी जो दिल्ली के जो भी हम न्यूज़पेपर में केस पढ़ रहे थे, जिसके अंडर में जो दिल्ली के जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, या जो दिल्ली में जो लिकर स्कैम हुआ, हाँ। उस लिकर स्कैम में भी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि कहीं कोई बोल रहा है कि कोई ज्वेलर इन्वॉल्व है या कोई बोल, मुझे पता नहीं कौन है, क्योंकि वो जो लिकर स्कैम में किसी लिकर कंपनी ने ये कहा है कि हमने उस लिकर कंपनी ने ऐसा सुनने में आया है कि उस लिकर कंपनी ने गोल्ड खरीदा है, समझे? अच्छा। और उसने ये कबूल कर लिया है कि मैंने उस ज्वेलर से गोल्ड खरीदा ही नहीं है, तो फर्जी बिल। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो। इसीलिए आपको, आप किसी से भी काम करें तो आपको उसका रिकॉर्ड, वो व्यक्ति से जिससे आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पुराना सोना भी खरीदते हैं, बाद में चोरी का सोना आ जाता है, वो एक अलग विषय है। वो हाँ। 411 412 का विषय है, वो अलग विषय है, लेकिन उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग है। यदि वो स्मगलिंग का माल है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में उसका साथ दे रहे हैं। आपने वो सोना खरीद लिया, और वो सोना खरीद के आप उसको चेक दे रहे हैं, तो आपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते जी। जी। हैं। इसीलिए जब बार बार 411 412 को बदलने की बात आती है, तो कोई भी सरकार हाथ खड़ा कर लेती है, वो कभी भी एग्री नहीं होती कि हम नहीं कर सकते। कानून बदलना उनके लिए बहुत आसान है, वो चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हाँ। वो स्मगलिंग का सोना है, और आप स्मगलिंग का सोना खरीद के बैठ गए, या इलीगली वो सोना आया है और वो आप खरीद के बैठ के आपने उसको चेक दे दिया, तो आपने तो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया ना सर। उसके हाँ। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया आपके चेक द्वारा। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग, जी। जी। इसके लिए। आई थिंक जेम्स, यू वांट टू आस्क समथिंग? जेम्स जोसेफ। जेम्स, you want to ask something? No, no, sir. It is already clarified. It is clarified. Okay. Good that everybody is getting clarification so fast, but nobody is still following. कोई फॉलो नहीं करता है, क्लैरिफिकेशन सबको है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये 411 412 के लिए एसोसिएशन क्या कर रहा है, क्या होगा, बट बट ये पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज वो चोरी के माल के लिए ठीक है, लेकिन
यदि स्मगलिंग का माल हुआ तो क्या, तो 411 412 का क्या हो, आप समझे? ये इश्यू है। जेम्स, यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट जॉब वर्क फिनिशिंग, व्हाट इज दैट? हेलो? क्या Hello, जेम्स? sir. I just wanted to ask you one doubt, sir, regarding job work. What about job work? I understand FIU processes come in when purchase and sale. Could you clarify on job work, sir? Just wanted to understand. No, see, as far as job work is concerned, basically you remain the owner of the good. So you are just sending goods for the job work and getting goods back from the job work. So I don't see any reason, because there are no cash transaction involved. The ownership still remains with you. So I don't see any reason that there the money laundering will apply. It won't apply. Any other question by anybody? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। रमेश भाई बोलता हूँ राजकोट से। हाँ रमेश भाई, बोलो ना। सर, कोई एक आदमी हम्म, हर महीने 1.5 लाख रुपए का केस में ज्वेलरी परचेज करता है, हम्म, और ऐसे 6-8 महीने तक उसने 1.5 लाख करके 10 लाख से ऊपर कर दिया। हाँ तो एक महीने में तो 10 लाख नहीं हुआ, हाँ। तो 6 महीने के बाद अगर 10 लाख हो जाता है तो शुड वी इन्फॉर्म टू FIU? आपको लगता नहीं कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है? वो हर महीने आता है, 1.5 लाख का माल आपको बेच के चला जाता है या खरीद के चला जाता है, ये परचेज सस्पिशियस करता है। ट्रांजैक्शन हुआ ना? मान लो कि वो जेन्युइन पर्सन है। नहीं पर मेरा कहने का ये है नहीं कि नहीं, 10 लाख की लिमिट। नहीं नहीं, लॉ कैसा होता है? द लॉ मस्ट बी नॉट रेड, इट मस्ट बी रेड with the circumstances of the each case. Here a person is coming, एक आदमी आता है, हर महीने 2 लाख के नीचे का एक ट्रांजैक्शन करता है आपके साथ में, और वो ट्रांजैक्शन वो इसके लिए कर रहा है ताकि वो इनकम टैक्स की लिमिट 2 लाख से भी अंदर रहे और मनी लॉन्ड्रिंग की 10 लाख के लिमिट से भी अंदर रहे। ये 100% सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। आपको उसको रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, और आपको उसको सरकार को बताना पड़ेगा। मेरे एक को महीने में 10 लाख, एक नहीं महीने नहीं, में 10 लाख नहीं होता है। नहीं भले नहीं होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ गलत है? हर महीने ऐसे कौन आदमी सोना बेचने आता है? ये कौन सा धंधा है कि एक आदमी हर अच्छा महीने सोना बेचने आ रहा है? अच्छा सर, दूसरी बात कि 10-15 हजार का केस में ले जाता है एक आदमी, हाँ हाँ। ऐसे करके 50 हजार से ऊपर हो गया और नहीं नहीं, पता नहीं है। उसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं, उसके रिकॉर्ड के बारे में, KYC के बारे में नहीं, जरूरत नहीं। वो चलेगा, वो छोटा आदमी है, वो 1000 करके लेके जा रहा है, उसका इतना टेंशन मत कीजिए। जो बड़े ट्रांजैक्शन है उसका आप टेंशन। नहीं, मैं रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहा हूँ साहब नहीं, कि मान रिकॉर्ड लो भी कि नहीं महीने हुआ में। तो चलेगा, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ तो चलेगा, हाँ, लेकिन सिंगल ट्रांजैक्शन 50,000 के ऊपर हो गया तो रिकॉर्ड रखिए। थैंक यू सर। देखिए, सरकार ये चाहती है कि आप पुलिस ऑफिसर की तरह काम करें। आपको लगता है कि ये आदमी बराबर नहीं है तो रिपोर्ट करो, आपको जहां पर भी डाउट है रिपोर्ट करो। कानून सिर्फ बनाया है, लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो। सर, हाँ जी। सभी ज्वेलर्स को ऑन बोर्ड होना कंपलसरी है? या तो 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो डायरेक्ट ऑन बोर्ड होना है, डायरेक्ट FIU में रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, यदि जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर नहीं है। नहीं, वो नहीं है, मेरा टर्नओवर कम है आपका और मैं टर्नओवर कोई कम भी। है, तो अगर आप कोई भी ऐसे एसोसिएशन के मेंबर बनो जिसने नोडल ऑफिसर अगर मैं मेंबर भी नहीं बनता हूँ तो तो मैं कोई आप ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ? 100% आप ऑफेंस कमिट कर। मैं अगर ऑन बोर्ड नहीं हूँ तो तो मैं आप 100% आप ऑफेंस कमिट कर। तो मैं अगर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है और मैं एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ
हाँ तो तो आप मुझे माई सेल्फ आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ विद द FIU। नहीं, आप किसी सरकार आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में सरकार को इंटरेस्ट नहीं है। सरकार कहती है कि आप किसी एसोसिएशन में रजिस्टर हो जाइए जिसने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया। सरकार आपको आपसे डायरेक्टली डील ही नहीं करना चाहती है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मैं एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं हूं या ऐसे एसोसिएशन का मेंबर हूं जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं करता है, तो आप ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपने गलत काम किया इसका। हाँ वही, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। यस, आपने तो गलत। सभी कई ज्वेलर्स को सर ये पता नहीं है, इसलिए आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, मेरा ये कम से कम 8वां 10वां सेमिनार है। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है। और मैं आपको रमेश भाई क्लियरली बता रहा हूँ, इफ वी डोंट फॉल इन लाइन, बी प्रिपेयर्ड दैट कैश सेल्स विल बी स्टॉप, because we do not want to become compliant, our industry do not want to become compliant. पर आज तक मेरे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 4-5 एसोसिएशन से ज्यादा किसी ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट भी नहीं किया। हाँ तो अभी क्या करेंगे, सरकार थोड़ी सबके घर पे जाएगी, सरकार नहीं कानून नहीं, ये बनाती है। अवेयरनेस, उसके बारे में अगर कोई अवेयरनेस मिल जाए या कोई गाइडलाइंस मिल जाए ताकि हम सभी मेंबर्स को ये शेयर कर सके। नहीं, क्या गाइडलाइंस? रजिस्ट्रेशन कराओ। नहीं सर, ये कि अगर आपका टर्नओवर कम है और अगर आप कोई भी एसोसिएशन के मेंबर नहीं है जिसमें नोडल ऑफिसर निमा हो, तो आप ऑन बोर्ड नहीं है तो ये आपका गुना बनता है। तो वो तो सर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन सुन रहा है? आज 1 साल हो गया, 4 मई 2023 को पहला इसके बारे में ये आया है सर्कुलर। आज हम 25 जून पे है 2024 में। 13 महीना हो गया, 13 महीना और 20 दिन। ज्वेलर मानने को ही तैयार नहीं है। सर ये एक नॉलेज के लिए पूछता हूँ कि ये 2 साल में जो आया ने लास्ट ईयर मई 23 से जो गाइडलाइन आया, उसके बाद कोई ज्वेलर पे कोई भी कार्यवाही हुई है? सर कार्रवाई हुई है, आपको बता दूं, कुछ ज्वेलरों के इधर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी बड़े स्केल पे नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ कार्रवाई उधर ही हुई है कि जब किसी थर्ड पार्टी के यहाँ से सोना निकला है तो फिर उस ज्वेलर के यहाँ पे गए। लेकिन अब आपके खुद के यहाँ पे ऑडिट का लेटर आ सकता है, जैसे गोल्ड डायमंड मार्केट में आया। नहीं, मान लो सर कि मेरे पास वो इंक्वायरी के लिए आए 50,000 का ऊपर मैंने KYC नहीं लिया है, तो ऐसे कोई ज्वेलर को उसने कोई नहीं, फाइन वो अभी किया है, तक नोटिस? वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है, क्योंकि वो ऑडिट अभी चालू हो रहा है ना। अभी तो 1 साल ही हुआ है ना, वो साल भर का तो रिकॉर्ड देखेंगे ना, अभी चालू कर रहे हैं। हम वही सुनते हैं कि किसी को भी नहीं है तो इसमें क्या इतने सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए। हाँ हाँ, वो तो अभी जब एक को हंटर पड़ेगा तो सब सीरियस हो जाए। थैंक यू सर। किसी ने ये पूछा है कि इफ देर इज नो कैश सेल्स एंड परचेज, देन डज इट कवर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? It does not cover if there is no cash transaction. It does not cover money laundering act, but registration is required if your turnover is above 500 crore rupees. Direct registration is required. If your turnover is lower than 500 crore rupees, then you have to be a member of the association who is appointing a nodal officer. किसी ने ये पूछा है कि गुजरात के बड़े बड़े ज्वेलर्स भाव से 4% से कम भाव में सोना बेचते हैं, बेचने का दावा करते हैं और ऐड भी देते हैं। अभी तक ऐसे कई ज्वेलर्स पर अभी तक कोई कार्रवाई की खबरें नहीं आई है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कार्रवाई नहीं हुई है और कभी नहीं होगी। ये मत समझिए, आखिरकार सरकार की भी बहुत बड़ी मशीनरी है। वो सब कुछ देखती है कि कैसे आप 4% कम, 3% कम में सोना बेच रहे हैं और क्या आप प्योरिटी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि कई ज्वेलर प्योरिटी में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे आप 92 की जगह 83 का माल बेच रहे हैं। आप हमारे पास कई रिपोर्ट है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर 40 टच का 65 टच का सोना बिकता है।
ये भी सब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं और उसको पूरा माल ही नहीं दे रहे हैं। तो आप जब आखिरकार आपके जो स्टॉक का तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कहीं ना कहीं आपने एडजस्टमेंट किया है, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। आपको इनकम टैक्स अभी तक समझ में आता था, जीएसटी समझ में आता था, लेकिन ज्वेलर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी समझना बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको बताऊं, ये जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप कैश में जमीन ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। फिर आप शेयर मार्केट में कैश में ना शेयर बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। आप बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड आप कैश में बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैश में बना नहीं सकते। तो सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके ऊपर ये सरकार ने अभी तक ओपन रखा है, और सरकार ने कोशिश की कि इनको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जाए, लेकिन कोई भी ज्वेलर तैयार नहीं है। और यदि वो ज्वेलर तैयार नहीं है तो पूरी इंडस्ट्री को हम तकलीफ में डालने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, किसी और का क्वेश्चन हो तो हम कंटिन्यू करते हैं, वरना वी कैन क्लोज फॉर द डे। यस आई एम सर। हाँ हाँ, बोलिए सर 2014 के अंदर हमारे एक पार्टी ने जयपुर से हमारे अकाउंट में पैसा डाला, ट्रांसफर किया था 8 लाख रुपए, और हमने उसको बिल काट के, उसको बिल, पार्टी हमारी दुकान पे नहीं आई है, हमने उसको जिस संदर्भ में जो व्यक्ति आया था उसको हमने गोल्ड दे दिया और बिल फाड़ दिया था, उसका टैक्स भी सरकार में जमा करा दिया था, वो फाइल क्लोज हो गई। 2018 के अंदर उस पार्टी ने हमारे को नोटिस भेजा कि न तो मैं आपको जानता हूं और न मैंने आपसे सोना खरीदा और न आपने मेरे को सोना दिया, और हमारा पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ है, वो हमारे को रिटर्न दीजिए। हमने उसको फोन पे वापस बताया कि भैया आपका पेमेंट हमारे पास आया और आपने मेरे से गोल्ड की डिमांड करी थी, तो हमने आपके पार्टी जिसको आपने भेजा उसको हम आपको भी नहीं जानते, लेकिन जिस पार्टी को आपने भेजा उसको हमने गोल्ड दे दिया और हमने बिल काट रखा है। उसने हमारे ऊपर 2018 में दावा किया, जो क्राइम ब्रांच हमारे पास हमारा अकाउंट सीज कर दिया था। 4 साल बाद अकाउंट सीज हुआ, मतलब 4 साल बाद नोटिस आया और अगले 6 महीने के अंदर अकाउंट सीज हो गया। हमारे को पूरा पैसा हमारे को उसके अकाउंट में वापस ट्रांसफर करना पड़ा, जब जाके हमारा को केस सॉल्व हुआ। केस अभी भी चल रहा है। हमने पता लगाया तो उसके अंदर उस आदमी ने 100 लोगों के साथ फ्रॉड किया लगभग। उसने कोई बीच कंपनी के नाम से फॉरेन कंपनी के साथ में एडजस्टमेंट किया और उसने 3 करोड़ का गबन किया उसके अंदर। अब वो क्राइम ब्रांच वाले 100 लोगों को सबसे पैसा वसूल कर रही है आज भी, और उसमें 25% क्राइम ब्रांच, हमने पता किया और आगे उसके अंदर जानकारी मिली कि 25% तो क्राइम ब्रांच वालों ने उससे पैसा सेटलमेंट का लिया, और गुजरात के कम से कम 8 से 10 व्यापारी है उसमें, उनसे भी पैसा वसूल किया गया, और हमने पैसा दिया, जब जाके हमारे को उसमें उन्होंने फ्री किया और आपसी एग्रीमेंट करवाया कि साहब हमने गलती से पैसा आपका पैसा आया था, हमने नहीं लौटाया, और हम आपको दोबारा सोना भी गया हमारा और पैसा भी रिटर्न देना पड़ा हमारे को। ये 4 साल बाद उसने केस किया। क्या 1 साल के अंदर नोटिस नहीं मिलना चाहिए आप पार्टी से कि भाई आपने मेरे को, ताकि हम प्रूव कर सके। अभी मेरे पास 4 साल का तो रिटर्न नहीं है कैमरे के अंदर कि मैंने कौन सी पार्टी आई, किसको मैंने डिलीवरी दिया। 4 साल बाद मेरे पास आप नोटिस कर रहे हो, आप मेरा अकाउंट सीज कर रहे हो। सर हमारे देश में कानून ही ऐसे हैं, क्रिमिनल केस में समय सीमा कुछ नहीं। आपने कई बार क्रिमिनल केस देखे होंगे, मैंने अभी एक सीबीआई में केस देखा, 1972 के केस में कोई अरेस्ट हुआ, 1972 के केस में कोई अरेस्ट हुआ है। तो हमारे देश में जो, सर देखिए देश का कानून ऐसा है। अब कानून क्या होना चाहिए वो अलग विषय, उसके ऊपर किसी वकील को बुला के या जज को बुला के हम सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन जो कानून है उसकी मैं आपको व्याख्या बता सकता हूँ कि यदि आपके बैंक में किसी का भी पैसा आता है जो आपको अननोन आदमी है, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, अननोन अकाउंट से पैसा आता है, तो आप तुरंत उसकी इत्तला नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे दीजिए कि मेरे पास में ये पैसा आया है, ये मेरा पैसा है कि नहीं। ये आप तुरंत उसकी इत्तला नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दीजिए, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट सीज होगा, अन्यथा खाली उतना ही पैसा ब्लॉक। अभी ये ज्वेलरों के साथ तो बहुत फ्रॉड होते हैं कि वो
हम माल किसी अकाउंट से बेचते हैं किसी XYZ कंपनी को बेचते हैं और वो लोग पेमेंट कोई PQR कंपनी से देते हैं और फिर अपने पास से पैसा क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन ये सब हम लोगों को ध्यान रखने वाली चीज है कि हमने भाई हम इसी अकाउंट से तुम्हारा पैसा आना चाहिए तो ही हम पैसा दें। हाँ सर, अगेन रमेश भाई, मेरा एक और सवाल है, पूछ सकता हूँ ना? बोलिए बोलिए। सर मान लो कि मेरा अकाउंटेड स्टॉक 10 किलो का है सोने का, और इनकम टैक्स की रेट में 15 किलो मेरे यहाँ से पकड़ा गया, तो जो 5 किलो ज्यादा है वो इनकम टैक्स के लॉ से तो वो जो भी है करेंगे अनअकाउंटेड मनी के करके, पर इसमें सोना कहाँ से आया 5 किलो जो एक्स्ट्रा है, उसके बारे में मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी कोई हम उसके दायरे में भी आ सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें दो केस और बनते हैं। एक बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून भी लगा सकते हैं जो इनकम टैक्स वाला लगाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग वाला CBIC डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट, ये दोनों केस लगा सकते। तो एक बेनामी ट्रांजैक्शन वाला, एक PMLA वाला, दोनों केस बन सकते। सर सिर्फ इनकम टैक्स वाले अपने कानून के हिसाब से फाइन लेके छोड़ देवे, तो वो बेनामी वाले को कार्यवाही उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अपने आप इसमें कार्यवाही करेंगे? सर ज्यादा करके तो आजकल इन्फॉर्म करते ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर भी GST का बोगस बिल पकड़ा जाता है तो इनकम टैक्स वालों को तुरंत इत्तला कर देते हैं। तो जब आपका केस इनकम टैक्स में हियरिंग में आएगा, स्क्रूटिनी में आएगा, तो वो आपको बताता है कि आपका ये बोगस बिल GST वालों ने रिपोर्ट किया है कि आपके अगर पास सर बेनामी निकला तो PMLA के तहत कोई एक्शन लिया जा सकता है? 100%। ओ, और कोई सवाल पूछना चाहता है? अदरवाइज वी विल क्लोज फॉर द डे। पंकज, लेट अस क्लोज फॉर द डे। Okay, sir. So thank you to all the participants, and thank you World Gold Council for supporting us, and thank you Mehtaji. So we end the session today. Thank you all. Thank you, sir.